पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि यदि किसी विद्यार्थी के ऊपर एफआईआर हो जाता है तो उसे नौकरी मिलने में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, उसे नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसा कि मैंने बताया था कि यह कुल मिलाकर 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉयर कौन है, जॉब का नेचर कैसा है और एफआईआर का नेचर कैसा है। ये 3 बातों पे डिपेंड करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज की इस चर्चा में हम आगे की बात करेंगे। पिछला वीडियो में यह एफआईआर तक सीमित था, आज हम उससे आगे की बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एफआईआर मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी अपराध होता है तो सबसे पहले एफआईआर रजिस्टर्ड होती है। अब एफआईआर में नॉर्मली 2 चीज देखा जाता है। पहला ये कि कोई घटना घटी और वहां पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ, लेकिन घटना के बारे में तो उसमें लिखा गया है, घटना के बारे में तो बताया गया है, लेकिन अपराधी कौन है कभी कभी उस समय यह पता नहीं चलता है, तो एफआईआर में अपराधी का नाम नहीं होता है। जब पुलिस वाले इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तब धीरे धीरे वो नाम निकल कर आता है और अपराधियों का पता चलता है, जिसका जिक्र पुलिस वाले अपना केस डायरी में करते हैं। जो डेली केस डायरी बनाते हैं इन्वेस्टिगेशन का, उसमें वो सारी चीज़ें लिखते हैं और फाइनली जब कोर्ट में चार्जशीट पेश किया जाता है, इन सारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर पुलिस वाले कोर्ट में जब चार्जशीट पेश करते हैं तब उसमें इन सारे एक्यूज्ड का नाम और उसके खिलाफ जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किया है वो सारे वहां पे लगाते हैं। दूसरी ओर जब अपराध होता है तो उसमें बहुत सारे एक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है कि हाँ, इसने डंडा चलाया या इसने चोरी करी या इसने ये किया, इसने वो किया। नामजद होता है बहुत सारे लोग। मान लिया कि किसी एफआईआर में कोई घटना रजिस्टर्ड होता है और उसमें 5 लोगों का नाम लिखा जाता है, ABCDE। इसके बाद पुलिस वाले मैटर को इन्वेस्टिगेट करते हैं और 5 एक्यूज के बारे में पता लगाते हैं, घटना के बारे में पता लगाता है। उस घटना में और 5 एक्यूज्ड के खिलाफ वो एविडेंस इकट्ठा करता है। इस दौरान यदि पुलिस वालों को लगता है कि 5 में से 4 के खिलाफ ही एविडेंस मिले हैं और 1 के खिलाफ एविडेंस कुछ नहीं मिला है, या जो ए है वो पुलिस वालों को अपना रिकॉर्ड दिखाता है कि इस समय तो मैं घटना स्थल पे मौजूद ही नहीं था, या मैं इस समय हॉस्पिटलाइज था, या मैं देश से बाहर था, या जहां भी कहीं और मैं ऑक्युपाइड था, मैं घटना स्थल पे नहीं था। यदि पुलिस वाला इनकी बातों से सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उनका वो डॉक्यूमेंट उसमें लगाते हैं और इनका नाम चार्जशीट से हटा देते हैं। एफआईआर से इनका नाम नहीं हट सकता, लेकिन जब वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं तो वो 5 के बजाय 4 के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक एक्यूज्ड जो है वो इसमें निर्दोष है और इसमें इसे अननेसेसरी घसीटा गया है, क्योंकि ये घटना स्थल पे नहीं था या मौके वारदात पे यह बंदा अवेलेबल नहीं था, यह तो हॉस्पिटल में था या देश से बाहर था या कहीं और ऑक्युपाइड था। तो एफआईआर से नाम तो कभी कट नहीं सकता, लेकिन जब पुलिस वाले फाइनल चार्जशीट फाइल करते हैं उसमें जितने लोगों का नाम जाता है और उनके खिलाफ जो गवाहियां पेश की जाती है, एविडेंस लगाया जाता है, उसी के खिलाफ आगे केस प्रोसीड होता है। ऐसे में वो बंदा जिसके खिलाफ आगे चार्जशीट में नाम नहीं है वो वहीं से बाहर हो जाता है, उस केस से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन एफआईआर में उसका नाम हमेशा जुड़ा रहता है। इन केस यदि पुलिस वाला आपके समझाने से भी नहीं समझता है और आपके खिलाफ भी वो चार्जशीट फाइल कर देता है, यद्यपि कि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या आपके पास पूरा एविडेंस है कि आप मौके वारदात पे नहीं थे, तो आपके पास एक मौका और मिलता है।
जब ये पुलिस वाला कोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है तो चार्ज पे बहस होती है। उस समय कोर्ट के अंदर आप जज के सामने इस बात को रख सकते हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट आप वहां दिखा सकते हैं। जज को इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं कि मैं उस दिन मौके वारदात पे नहीं था, मैं देश में ही नहीं था, या मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, या मैं कहीं और ऑक्यूपाइड था। ऐसे में यदि जज मजिस्ट्रेट कन्विंस हो जाता है तो आपको वहां से क्लीन चिट दे दिया जाता है, वहां से आपको बाहर कर दिया जाता है। बाकी एक्यूज के खिलाफ आगे ट्रायल चलता है। तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद आपको 2 मौके मिलते हैं यदि आप वाकई में उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं तो। एक कि पुलिस वाला के सामने आप अपना एविडेंस प्रस्तुत कर सकते हैं जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, और दूसरा वो कि जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया जाता है उसके बाद आप अपना पक्ष वहां पे रख सकते हैं और अपने पक्ष के सपोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट है वो वहां प्रस्तुत कर सकते हैं। और यदि मामला सही पाया जाता है तो आपके खिलाफ आगे मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन एफआईआर से नाम आपका कट नहीं सकता है, क्योंकि एफआईआर में एक बार नाम दर्ज हो जाता है तो एफआईआर में नाम दर्ज रहेगा। यदि ऐसी स्थिति आपके साथ होता है तो आप एम्प्लॉयर को इस बात के लिए कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मामला ऐसा हो गया है कि बहुत सारे केसेस में, जैसे 498 के केसेस में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में, या किसी प्रॉपर्टी का विवाद, यदि फैमिली विवाद चल रहा हो, तो ऐसे में आम तौर पर लोग घर के परिवार के सारा नाम एफआईआर में लिखवा देते हैं। ऐसे केसेस में जो घर के बच्चे होते हैं, जो नौकरी की तैयारी करते हैं, उनका भी नाम उसमें आ जाता है और वो उनके लिए आगे दिक्कत हो जाती है। ऐसे केस में जब मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तब पाया जाता है कि इसमें 2-3 नाम एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं जिनका इन मामलों से कोई मतलब नहीं है, और ऐसे लोगों को चार्जशीट से बाहर कर दिया जाता है। एक बार जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गया, चार्ज पे बहस हो गई, उसके बाद जिन लोगों के ऊपर चार्ज लगा है अब उनके खिलाफ मुकदमा आगे चलेगा। मुकदमे में आगे गवाही होगी, गवाही के बाद जिरा होगा, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद केस का बहस होगा, और यदि कोर्ट को लगेगा कि आप गुनहगार हैं तो आपको सजा मिलेगी, अदरवाइज आपको एक्यूट किया जाएगा, मतलब बरी किया जाएगा। यदि आप किसी केस में बरी भी हो जाते हैं तब भी बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं आपको नौकरी देने से मना कर देंगे, क्योंकि एक्यूटल जो होता है वो कहिए के ग्राउंड पे होता है। मान लिया कि एम्प्लॉयर यह देखेगा कि आपका क्लियर एक्यूटल है या नहीं। कभी कभी एक्यूटल जो है वो गवाही के अभाव में भी अपराधी को एक्यूट कर दिया जाता है, या कभी कभी अपराधी को बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिलता है। तो ऐसे केसेस में एक्यूट होने के बाद भी जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको नौकरी देने से मना कर सकते हैं। ये टोटली एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी ओर कि यदि आपको सजा मिल गया है, आप कन्विक्ट हो गए हैं और आपको सजा मिल गया है, आप हवालात में चले गए हैं, ऐसे केसेस में बहुत कम चांस है कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपको नौकरी दे, बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन बाकी जो केसेस हैं उसमें आपको कुछ हद तक चांस है कि आपको नौकरी मिल जाए। यदि एम्प्लॉयर डिनाई करता है आपको नौकरी देने से तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे जजमेंट दिए हुए हैं जो विद्यार्थियों के फेवर में भी है और कुछ जजमेंट आपके अगेंस्ट भी है। एक बात का जरूर ध्यान रखेंगे आप, वो ये कि यदि कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है तो कभी भी आप कंप्लेनेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। यदि यह मुकदमा कंपाउंडेबल है तब भी आप कंप्लेनेंट के साथ समझौता ना करें। यदि आपका केस कोर्ट में समझौते के तहत यह सुलझता है तो आप एम्प्लॉयर के नजर में गिल्टी ही माने जाएंगे।
इसलिए यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी में हैं, तब भी आप समझौता ना करें। कोशिश करें कि आप किसी तरह इस केस से एक्विट हो जाएं, बरी हो जाएं, लेकिन किसी हालत में समझौता ना करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेटी ऑफेंसेस है, वहां पे यदि फाइन देके छूटने का मौका है, तब भी आप प्लीड गिल्टी करके फाइन ना दें। मुकदमा को पूरा लड़ें और कोशिश करें कि वहां से हम बरी होके निकलें। प्लीड गिल्टी का मतलब कि आप अपना दोष मानते हैं और सजा के तौर पर आपने फाइन जमा किया है। ऐसे केसेस में आप कन्विक्ट माने जाएंगे और आपको कोई भी एम्प्लॉयर कन्विक्ट के नज़र से देखेगा और आपको नौकरी मिलने में परेशानी हो सकती है। इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें। इस वीडियो को मैं यही समाप्त करूंगा। अगला जो इसका अंक होगा उसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो विद्यार्थियों के फेवर में है और कुछ जजमेंट्स विद्यार्थियों के अगेंस्ट भी है, वो सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स मैं धीरे धीरे आपको सब बताएंगे कि किस केस में विद्यार्थी को रिलीफ मिला है या किस केस में विद्यार्थियों को रिलीफ नहीं दिया गया है, कौन सा जजमेंट एम्प्लॉयर के फेवर में है और कौन सा जजमेंट स्टूडेंट्स के फेवर में है, उसका क्या ग्राउंड रहा है, उस केस के पीछे क्या रीजन रहे हैं। ये सारा मैं अगले वॉल्यूम से बताना शुरू करूंगा। तो इस अंक को समाप्त करने का इजाजत चाहता हूं। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।